हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। करंट अफेयर्स सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स के जो आज के 10-12 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है उनको डिस्कस करते हैं। दो तीन ऐसे फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है जिनके सवाल भी नहीं बन पाते पर जो एक लाइन के रूप में सोल्व किए जा सकते हैं या जो पढ़े जा सकते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो स्वागत है आपको इस करंट अफेयर सीरीज में। पढ़ते हैं, उसके साथ आपके सॉल्यूशंस भी धीरे धीरे बता दिए जाएंगे इसके साथ ही। पहला महत्वपूर्ण सवाल है, राग दरबारी किसकी रचना है। राग दरबारी है हिंदी साहित्य की एक मशहूर रचना है। वो किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मन्नू भंडारी। तो इसका आंसर होगा श्रीलाल शुक्ल। ठीक है। करंट अफेयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, आज 28 अक्टूबर है। इस दिन श्रीलाल शुक्ल साहब का निधन हुआ था, इस कारण ये सवाल आज महत्वपूर्ण हो जाता है, अगले आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद अगला सवाल, ऑपरेशन शटर डाउन किस जिले की पुलिस ने चलाया। राजस्थान करंट अफेयर्स से महत्वपूर्ण सवाल है। ऑपरेशन शटर डाउन है वो जो सरकारी योजनाओं में जो फ्रॉड होती है, साइबर ठगी है, उससे रिलेटेड है। सरकारी योजनाओं का बहुत सारा पैसा है वो एक ही आधार कार्ड से अलग अलग बैंक खातों में एक ही आधार कार्ड हो या अलग अलग आधार कार्डों का प्रयोग करना हो, ऐसी घपलेबाजी हो, आपके खाते से पैसा चुराना हो, उससे रिलेटेड है। इसको चलाया है झालावाड़ पुलिस ने। चार ऑप्शन दिए गए, झालावाड़ पुलिस, भरतपुर पुलिस, नागौर पुलिस या जयपुर पुलिस। तो इसका आंसर होगा झालावाड़ पुलिस। और इसमें जो वहाँ के एसपी है अमित कुमार, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और बहुत सारे कलेक्ट्रेट ऑफिस के जो है 6-7 कलेक्टरों के खाते भी इन्होंने इनकी साइबर हैकिंग की नज़रों में आ गए थे। इस वजह से एसपी साहब ने ऑपरेशन चलाया और ये महत्वपूर्ण ऑपरेशन है जो आज के परिचर्चा में महत्वपूर्ण ऑपरेशन माना जा रहा है। इसके बाद अगला सवाल है भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित। भारत के अगले सीजीआई कौन होंगे। अभी जो बी आर गवई साहब है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। 52 नंबर के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश वो रहे थे। उनके रिटायरमेंट के बाद जस्टिस सूर्यकांत है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। जस्टिस सूर्यकांत है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। 4 ऑप्शन है वो आप देख सकते हो। जस्टिस सूर्यकांत के बारे में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। जस्टिस सूर्यकांत है वो एक राजद्रोह कानून है उसको हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति है। एक इनके बारे में एक कहानी पॉपुलर है कि इन्होंने एक व्यक्ति को हत्या के जुर्म में एक सजा सुनाई थी, उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उनके बेटियों को इन्होंने अपने खर्चों से पढ़ाया था, उनके आगे की शिक्षा या उच्च शिक्षा का धर्म है वो उन्होंने निभाया था कि हत्यारे के भी परिवार को एक वो शिक्षा मिलनी चाहिए जो शायद उसको नहीं मिली है, उसको अपने परिवार से नहीं मिली। तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की थी और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैसलों में इनकी भूमिका सामने आती है। तो ये भारत के 53 नंबर 53वें नंबर के चीफ जस्टिस होंगे। और गवई साहब के बाद इनका कार्यकाल रहेगा लगभग नवंबर 2027 तक, 2 साल तक का कार्यकाल इनके पास रहेगा। ठीक है। इसके बाद है सवाल, दरबार और मूव की परंपरा किस राज्य में है। दरबार को मूव करने की परंपरा किस राज्य में महत्वपूर्ण है, किस राज्य में पॉपुलर है। 4 ऑप्शन दिए गए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और असम और मणिपुर। दरबार मूव की परंपरा है वो जम्मू कश्मीर राज्य में है। ये परंपरा लगभग 1876 के या 1870 के आसपास एक परंपरा स्टार्ट हुई थी जिसमें ऐसा होता था कि दो राज्य में 2 राजधानियां होती थी। गर्मी में राजधानी अलग, सर्दी में राजधानी और अलग। गर्मी में राजधानी ऐसे हो जाती, हर साल सर्दियों में सरकार का दफ्तर श्रीनगर में और सर्दियों में जम्मू में चला जाता था कि भाई मौसम के अकॉर्डिंग है वो दफ्तर बदलता रहता था। और गर्मियों में सरकार दफ्तर श्रीनगर में आ जाती, श्रीनगर में सरकार को लगता था कि अब यहाँ गर्मियाँ ज़्यादा पड़ रही है तो ठंडे इलाके में चल जाती, वो सर्दियाँ पड़ रही तो जम्मू में आ जाते। तो ऐसे दफ्तर मूव होता रहता था। 2016 के आसपास, 2020 के आसपास इस परंपरा को बंद कर दिया गया था। दरबार मूव की परंपरा बंद कर दी थी कि इसमें बहुत सारा विस्थापित करते हैं, दफ्तर को चेंज करते हैं तो बहुत सारा खर्चा आता है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इधर उधर ले जाने पड़ते हैं। अभी इस साल या आजकल इस परंपरा को वापस प्रारंभ कर दिया 2025 में। अभी इन दिनों में सर्दियों में वापस इस परंपरा को जिंदा कर दिया गया कि बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारी कठिनाइयां आती है। और कर्मचारियों का जो वर्क कल्चर था वो उसी ढांचे में ढला हुआ था कि ये परंपरा स्थापित थी। बहुत सारे जो कर्मचारी 20-30 साल से काम कर रहे थे वो उसी सांचे में ढल गए थे, तो उनकी डिमांड थी तो इस परंपरा को वापस बदल दिया गया और वापस दरबार मूव की परंपरा स्टार्ट कर दी गई है। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये ठीक ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि कुछ राज्यों में 3 अलग अलग राजधानियां होती है, वित्तीय राजधानी, प्रशासनिक राजधानी, पुलिस राजधानी, या जो
पुलिस सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्था जो न्यायिक राजधानी के रूप में विस्थापित होती है, विधानमंडल वगैरह विस्थापित होते हैं, वो वाली राजधानी। जैसे तेलंगाना में 3-3 राजधानियों का, आंध्र प्रदेश में ऐसी राजधानियों का प्रचलन होता था, पर यहाँ पे राजधानी ट्रांसफर हो जाती है। एक राजधानी एक टाइम के बाद ट्रांसफर हो जाती है, दफ्तर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद अगला सवाल है, बजरंग सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? हाल ही में बजरंग सेतु के निर्माण में चर्चा आई है और ये हो रहा है कि भाई दिसंबर तक बजरंग सेतु को खोल दिया जाएगा। तो ये किस नदी पे बन रहा है? बजरंग सेतु के ऑप्शन 4 है आपके सामने। एक तो है गंगा नदी, एक यमुना नदी, एक सतलुज नदी और एक है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका आंसर होगा गंगा नदी। गंगा नदी पे है वो बजरंग सेतु का निर्माण किया गया है। भारत का जो पहला ग्लास सीलिंग ब्रिज है, जिसको जो आप रील्स वगैरह में देखते हो, उस ग्लास की भांति जो एक सीलिंग वाला होता है, जिसमें एक तो होता है कि भाई ये पत्थर के होते हैं, लोहे के होते हैं, वो ब्रिज होते हैं। नॉर्मल होते हैं वो पत्थर के बन जाते हैं, ऐसे वो सीमेंट वगैरह के बन जाते हैं। कुछ नदियों पे बन जाते हैं लोहे के ब्रिज बन जाते हैं। पर इसमें यह है कि मुख्य तौर पर इंपॉर्टेंट है ये कि ग्लास सीलिंग ब्रिज है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस बजरंग सेतु के पहले इस जगह पे स्थापित ब्रिज था जिसको लक्ष्मण झूला बोला जाता था, जिसको सरकार ने इस वजह से बंद कर दिया था कि वो काफी वर्षों पुराना हो गया था और कुछ खतरे दिखाई देने लगे थे। तो उसके बाद इसके ऊपर वापस बजरंग सेतु का निर्माण कर दिया गया। लक्ष्मण झूले के स्थान पे बजरंग सेतु का निर्माण कर दिया गया और बजरंग सेतु है वो अब थोड़े दिनों में खोलने या इसको वापस खोल दिया जाएगा, आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। भारत का पहला ग्लास सीलिंग ब्रिज है। ठीक है, ये तो हो गए आपके ये वाले सवाल। एक जो गर्मी मिर्च की कॉपी के लिए मशहूर जिकाई गांव, ये मतलब ऐसा है कि दोनों मौसम में इसमें मिर्च की कॉपी के लिए मशहूर गांव ये है जिकाई गांव है, जो चाइना के एक मशहूर गांव है। इसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। पिछली बार जो भारत का मेघालय वगैरह का कोई गांव घोषित था, इस बार चाइना का जिकाई गांव है, उसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। इसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है। जो इंटरनेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गांव है वो चाइना का जिकाई गांव है वो घोषित किया है। अच्छा सुंदर सा गाँव है, पर्यटन के रूप में प्रसिद्ध है। वेलकम परंपरा या जो गेस्टर परंपरा है वो वहाँ की बहुत ही शानदार है, इस वजह से ये गाँव बहुत पॉपुलर माना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है जिकाई गांव है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है, 2025 के लिए घोषित किया गया है। इसके बाद अगला है, शिक्षा विभाग ने एक अभियान चलाया था, शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान। शाला मतलब एजुकेशन, शाला विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण अभियान के लिए विभाग को हाल ही में कौन से प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? शिक्षा विभाग का जो अभियान था शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान, उसके लिए उसको अभी गोल्डन स्कॉच अवार्ड मिला है। 2025 का गोल्डन स्कॉच अवार्ड है। 4 ऑप्शन है, गोल्डन स्कॉच, सिल्वर स्कॉच, गोल्ड एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन। तो इसको हाल ही में गोल्डन स्कॉच अवार्ड है 2025, वो हमारे जो शिक्षा विभाग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसको ये अवार्ड मिला है। इसके बाद कुछ और सवाल डिस्कस करते हैं, आज ही के करंट अफेयर से रिलेटेड या कल से करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये हमने कर लिए, राग दरबारी कर लिया, ऑपरेशन शटर डाउन कर लिया, शटर को डाउन करवाना, सीजीआई का कर लिया, दरबार मूव को कर लिया, बजरंग सेतु का कर लिया। एक आपको एक वर्ड ऑफ द डे होता है कि आज का वर्ड है वो कौन सा इंपॉर्टेंट है और दुनिया में पॉपुलर वर्ड है मून लाइटिंग। मून लाइटिंग का मतलब है कि जो चांद के समय है उस समय लाइट जला के, सिंपल शब्दों में कि अपने काम जो मेन वर्क है, जो प्राथमिक वर्क है, उसके अलावा साइड में दूसरा काम करना या उस काम को खत्म करने के बाद दूसरा काम करना। मून लाइटिंग का मतलब है अपनी मुख्य नौकरी के अलावा खाली समय में दूसरा काम करना। ये अभी टर्म पॉपुलर में इसलिए आया है कि यूएसए में एक भारतीय नागरिक है, नाम तो मैं भूल गया, पर उनको इसके लिए जेल की सजा हो सकती है, 15 साल की जेल हो सकती है कि उन्होंने मून लाइटिंग की। ओवर वर्क करना है कि भाई दिन में पूरे दिन काम कर लिया और उन्होंने नाइट में भी है कि नाइट शिफ्ट कर ली, एक्स्ट्रा जो सरकार के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ पाती है, जो लेबर लॉज है उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ पाती है, तो मून लाइटिंग की वजह से उनको सजा हो रही है, सजा होने की संभावना है। अगला सवाल है, योग सूत्र बुक के लेखक कौन है? भारत में योग की परंपरा अभी बहुत प्रचलित हो रही है और जो योग की परंपरा को आरंभ करने वाले, ये योग की परंपरा को पॉपुलर करने वाले व्यक्ति थे, वो कौन थे? और इन्होंने एक बुक लिखी थी योग सूत्र। तो इसके 4 ऑप्शन है, महर्षि पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि वशिष्ठ, कपिल मुनि। स्वामी विवेकानंद शायद आप नहीं करोगे, पर 3 ऑप्शन में हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो इसका आंसर होगा महर्षि पतंजलि।
महर्षि पतंजलि ने, जो बाबा रामदेव की पतंजलि ब्रांड है, और जो योगा से रिलेटेड बाबा रामदेव है, वो इसी वजह से पॉपुलर है क्योंकि महर्षि पतंजलि ने एक बुक लिखी थी जिसको योग सूत्र नाम से जाना जाता है, और उन्होंने अपने ब्रांड का नाम पतंजलि रखा था। ठीक है, तो ये तो आपको याद रह जाए कि पतंजलि ब्रांड और बाबा रामदेव का योग से लिंक है, तो आपको योग सूत्र याद रह ही जाएगा। भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, जो कर्नाटक की राज्यपाल भी थी? भारत की जो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त है, आपके सामने चार ऑप्शन है: वीएस रमा देवी, सुजाता मनोहर, पदमजा नायडू, पदमजा नहीं है, पदमजा नायडू, और फातिमा बीवी। तो इसका उत्तर होगा वीएस रमा देवी। वीएस रमा देवी है भारत की पहली मुख्य महिला चुनाव आयुक्त रही है, और ये कर्नाटक राज्य की राज्यपाल भी रही थी। तो आपको याद रखना है वीएस रमा देवी है। हो सकता है किसी एग्जाम में सवाल ऐसा आ जाए। एक ये कॉन्सेप्ट है जो आप किसी मेंस में दे रहे हो, देन ऐसा इंडेक्स आता नहीं है कि भारत में पेंशन सिस्टम है वो दुनिया का सबसे खराब पेंशन सिस्टम है। अगर सरकार ऐसी अग्निवीर जैसी स्कीम ला रही है, पेंशन खत्म कर रही है, उससे पहले ही भारत का पेंशन सिस्टम खराब है, तो सरकार को ये सोचना चाहिए। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 है, वो घोषित किया गया, तो भारत सबसे जो नीचे के 3 देश है, लोअर कैटेगरी के 3 देश है, उसमें शामिल हुआ है। ये सवाल वैसे तो सामान्य तौर पर नहीं पूछा जाएगा, बहुत कम चांस है, पर मेंस के कोई एग्जाम में ऐसा फैक्ट डाला जा सकता है। डूरन लाइन किन दो देशों के बीच में स्थित है? अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, तो डूरन लाइन है वो बहुत ज्यादा चर्चा में है। हो सकता है कि किसी एग्जाम में सवाल आ जाए, तो बता ही दिया आंसर। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरन लाइन स्थित है, इन दो देशों के बीच है। ऑप्शन थे भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत म्यांमार। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरन लाइन इन देशों के बीच स्थित है। डूरन गवर्नर जनरल थे, तो इस वजह से इनका नाम शायद समझो तो डूरन सलाहकार गए थे, या सीमा विभाजन के टाइम डूरंड थे। तो भारत की आज़ादी के बाद जब दो देशों के विभाजन होते हैं, सीमाओं का नाम रखे जा रहे थे, तो डूरंड लाइन रखी गई थी, कुछ ऐसे लाइनों के नाम रखे गए थे। हाल ही में कैमरून के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? कैमरून है अफ्रीकी देश है, उसमें अभी हाल ही में आज ही एक राष्ट्रपति बने जिनका नाम है पॉल बिया। 4 ऑप्शन थे, बट आपको सीधा आंसर बताते, कंफ्यूजन नहीं हो ऐसे सवाल में। पॉल बिया दुनिया के सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति बने, ये लगातार 8वीं बार राष्ट्रपति बने। ठीक ठाक इसी तरीके से देखा जाए तो कैमरून के तनासा है, वहां पे चुनाव नाम के होते हैं, तो पॉल बिया है वो कैमरून के नए राष्ट्रपति बने, हाल ही में बने। तो आप इनसे समझ सकते हो कि मिर्च के जिकाई गांव आपका हो गया। तो ये बहुत सारे सवाल थे करंट अफेयर्स में। इसके साथ अगर आप इनको सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाके देख सकते हो। बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप में ये क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, टेस्ट करंट अफेयर्स के टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे, आपके सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा। साथ में बहुत सारे ऐसे सवाल और होंगे जो ऐप पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्योंकि लेंथी वीडियो में ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि एक्स्ट्रा सवाल हो जाए, थोड़ा कम पॉपुलर सवाल हो, थोड़े कम क्वालिटी वाले हो, वो भी टेलीग्राम पे तो डाले जा सकते हैं, पर वीडियो में थोड़ा ठीक ठाक तरीके से अच्छे सवाल देखे जा सकते हैं। ये 10 सवाल तो मान लो 10 मिनट लगा होगा, और मुझे नहीं लगता कि एक भी फालतू का सवाल होगा, और फालतू के फैक्ट का तो इंटरेस्ट भी नहीं रहता मेरा। तो आप जहाँ से पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, पर ऐसे 8-10 सवाल दिन में बनते हैं। अगर आपके न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ रहे हो तो आप हो सकता है कि 20 दिन बाद ऐसा वीडियो देखो, तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। न्यूज़पेपर वाला दिन मत पढ़ो, उसके 20-25 दिन बाद ऐसा वीडियो देख लो, उसके बाद आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। 20 मिनट के अंदर आपको 20 सवाल है, वो टू द पॉइंट, और उसकी एक स्टोरी आपको समरी समझ आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।